साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के अंतर्गत जो हमने नई सीरीज स्टार्ट की है उसका पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि जो बोर्ड परीक्षा है इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आने हैं साइंस से। तो यहाँ पर इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत इसका पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हमने फिजिक्स के भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम आज सेकेंड चैप्टर जो कि है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि मानव के नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है, ये पूछा जा रहा है। कौन से भाग में बनता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कॉर्निया, सेकेंड है आइरिस, थर्ड है पुतली और फोर्थ है रेटिना। तो मनुष्य के नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है ना वो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको स्पष्टीकरण भी मिल जाएगा, केवल आपको बहुविकल्पी नहीं सॉल्व करनी है, यहाँ पर आपको स्पष्टीकरण से ही समझना है, इसकी अवधारणा को समझना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पर। तो होता क्या है कि जो मनुष्य का नेत्र होती है, आंख जो होती है, उसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ना वो रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर यह प्रतिबिंब उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क इस प्रतिबिंब को सीधा ग्रहण करता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि रेटिना या फिर दृष्टि पटल पर बनता है मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, जो मानव नेत्र है इसमें जो रेटिना पर बन रहा प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, ये पूछा गया है। तो अभी हम देख चुके हैं। पहली बात तो प्रतिबिंब सीधा नहीं बनता है रेटिना पर। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो उल्टा दो ऑप्शन में दिया है, परंतु सीधा दिखाई देता है। तो प्रतिबिंब जो हमारा होता है वो उल्टा बनता है, लेकिन हमें सीधा दिखाई देता है। अब भाई हम कोई वस्तु देखते हैं तो वो तो हमें सीधी ही दिखती है ना, कि हमें उल्टी दिखती है? वो तो हमें सीधी दिखती है, यानी कि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा बनता है, परंतु वह हमें सीधी दिखाई देती है, क्योंकि मस्तिष्क का गुण होता है कि उल्टी बनी हुई चीजों को वह सीधा ग्रहण करता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो जो अभिनेत्र लेंस है, अगर इसकी फोकस दूरी में परिवर्तन करना है तो वो किसके माध्यम से किया जाता है? तो पंचांभी के माध्यम से। किसके माध्यम से? पंचांभी के माध्यम से परिवर्तन किया जाता है फोकस दूरी में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा कि पंचांभी द्वारा जो नेत्र लेंस होता है इसकी फोकस दूरी को आवश्यकता के अनुसार, मतलब इसको परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है जरूरत के हिसाब से। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है? यानी कि जो हमारा नेत्र होता है, जब इसमें प्रकाश जो है प्रवेश करता है तो प्रकाश का अपवर्तन कहाँ पर होता है? तो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो कॉर्निया पर होता है। कहाँ पर होता है? कॉर्निया, क्योंकि मानव के नेत्र का सबसे आगे का जो भाग होता है उसे हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। तो कॉर्निया में ही अधिकांश, आधे से ज्यादा प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा। कॉर्निया को हम लोग स्वच्छ मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल। तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, और ये जो पतली झिल्ली है ना, इस पतली झिल्ली को ही हम लोग बोलते हैं कॉर्निया, यानी कि स्वच्छ मंडल कहते हैं। इसी से प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है, और इसी कारण हम लोग कहते हैं कि जो कॉर्निया है इसी से प्रकाश का अधिकांश भाग जो है वो अपवर्तित होता है। तो प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन स्वच्छ मंडल यानी कि कॉर्निया पर ही होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर लेता है। यानी कि मानव का जो नेत्र होता है ये विभिन्न दूरियों पर रखी हुई वस्तु को देखने के लिए अपने आप को फोकसित कर लेता है। तो ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है ना, समंजन क्षमता का मतलब होता है कि नेत्र जो है वो अपने आप को ऐसे फोकसित कर ले कि वस्तु को देख पाए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा समंजन क्षमता। जो समंजन होता है नेत्र के अंदर, जो समंजन क्षमता होती है, यही रीजन होता है कि नेत्र वस्तु को फोकसित कर लेता है। तो मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी कि वस्तु को फोकसित कर ले तो उसे बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो अल्पतम, अल्पतम का मतलब न्यूनतम, कम से कम दूरी कितनी हो जानी चाहिए। तो जो सामान्य दृष्टि है उसके लिए स्पष्ट देख पाए, स्पष्ट दृष्टि की जो अल्पतम, कम से कम दूरी है वो होती है 25 सेंटीमीटर। यानी कि जो न्यूनतम दूरी होती है स्वस्थ नेत्र के लिए, जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा। और वहीं अधिकतम, तो अधिकतम हम लोग कहाँ तक देख सकते हैं, तो अधिकतम अनंत कहा जाएगा। अधिकतम दूरी कहाँ पर होती है, अनंत पर होती है, लेकिन अल्पतम दूरी पूछा गया है तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। तो अभी हमने देखा कि जो स्वस्थ नेत्र है उसके लिए दूर बिंदु कहाँ पर होता है, तो दूर बिंदु होता है अनंत पर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा कि स्वस्थ नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर कोई बच्चा बैठा हुआ है, उसको श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है। यानी कि आपकी क्लास में कोई बच्चा सबसे आखिरी सीट पे बैठा है और जो बोर्ड है उस पे लिखी हुई चीज़ों को वो पढ़ पा रहा है, परंतु जो पाठ्य पुस्तक है, जो उसके पास बुक रखी हुई है, उसमें लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पा रहा है। यानी दूर वाली वस्तुओं को तो पढ़ पा रहा है लेकिन निकट वाली वस्तुओं को नहीं पढ़ पा रहा है। तो कौन सा दृष्टि दोष हुआ बताइए ज़रा। तो जब वो दूर वाली वस्तुओं को देख पा रहा है तो जिन वस्तुओं को देख पाता है उसे वही दृष्टि दोष होता है। यानी दूर की वस्तु को देख पा रहा है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, तो दूर की वस्तु को देख पा रहा है तो उसे दूर दृष्टि दोष हुआ है। कौन सा दृष्टि दोष हुआ है, दूर दृष्टि दोष हुआ है। तो पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु जो है वो दूर हो गया है। तो यही हमारा करेक्ट है कि निकट बिंदु जहां उसे दिखाई देना चाहिए था वो अब दूर हो गया है, इसलिए वह निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु जो है वो दूर हो गया है। नेत्र का जो निकट बिंदु है वो क्या हो गया है, दूर हो गया है, जिसके कारण वो नेत्र का जो निकट वाली दूरी है उसे नहीं देख पा रहा क्योंकि वो तो दूर चला गया है। तो यही रीजन है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर हमारे रॉन्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु होता है। भाई उसे निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब है निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिख रही है, दूर वाली नहीं दिख रही है। कौन सी नहीं दिख रही, दूर वाली। इसका मतलब दूर बिंदु कहीं तो गया है। तो भाई दूर बिंदु तो पहले से ही दूर है, अब वो कहाँ जा सकता है, तो निकट चला जाएगा। तो वही कहा जाएगा कि उसका जो दूर बिंदु होता है ना, दूर बिंदु, वो कहाँ जाता है, कम दूरी पर चला जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी कि अनंत से कम दूरी पर गया है। क्योंकि दूर दृष्टि दोष होता तो दूर वाली वस्तु स्पष्ट दिखाई देती, लेकिन यहाँ निकट दृष्टि दोष का है, इसका मतलब निकट वाली वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है। कौन सी नहीं दिखाई दे रही है, दूर वाली। इसका मतलब दूर वाला बिंदु कहीं तो गया है। तो भाई दूर वाला कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, क्योंकि दूर तो पहले से ही है। तो अनंत से कम दूरी पर कहाँ जाता है, कम दूरी पर जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा। तो वही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। अर्थात नेत्र का जो दूर बिंदु है ना, वो अनंत पे ना होकर के पास आ गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना चाहिए। तो हम लोग पढ़ते हैं अवनी। क्या पढ़ते हैं, अवनी। अव का मतलब होता है अवतल लेंस। अव का मतलब क्या होगा, अवतल लेंस। नि का अर्थ होता है निकट दृष्टि दोष। तो भाई निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो भाई अगर किसी का दूर दृष्टि दोष हो गया है, दूर दृष्टि दोष होने का मतलब है दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। तो किसी को दूर दृष्टि दोष हो गया है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके रेटिना के पीछे बनता है। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा, रेटिना के पीछे। तो दूर दृष्टि दोष के कारण अनंत यानी दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि जब श्वेत प्रकाश मतलब जिसमें सातों रंग होते हैं सूर्य के, तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किसका होता है, कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। तो सर्वाधिक जो विचलन होता है ना, वो बैंगनी रंग का होता है। किसका होता है, बैंगनी रंग का। हम लोग पढ़ते हैं ना विबग्योर, VIBGYOR
YOR विबग्योर। तो सर्वाधिक जो विचलन होता है वो वायलेट यानी कि बैंगनी रंग का होता है, और सबसे कम किस रंग का होता है? तो सबसे कम रेड का यानी कि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो यहाँ पर कहा गया सर्वाधिक विचलन यानी कि सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो सबसे अधिक विचलन जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है, और सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का। तो यहाँ पर अधिक पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा कि जब प्रकाश श्वेत जो हमारा प्रकाश है वो प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है, क्योंकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य कम होती है। तो भाई जिसकी तरंगदैर्ध्य कम होगी वो ज़्यादा फैल जाएगा, विचलित हो जाएगा। तो अब बताइए जरा कि जो हमारा तरंगदैर्ध्य होता है ये किसका सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसी कारण यह फैलता नहीं है, दूर तक दिखाई देता है। इसी कारण खतरे के सिग्नल भी लाल बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। लेकिन जो हमारा बैंगनी रंग होता है ना, इसका विचलन भी ज़्यादा होता है और इसका प्रकीर्णन भी ज़्यादा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो यहाँ पर अधिकतम पूछा गया यानी कि मैक्सिमम कब होता है कांच का अपवर्तनांक? तो कांच का जो अपवर्तनांक है वो बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। तो कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिकतम होता है? बैंगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि आसमान का रंग नीला दिखता है, यानी जो आसमान है, आकाश जो है हमें नीले रंग का दिखाई देता है, ये किस घटना के कारण? तो अभी हम देख चुके हैं कि नीला रंग जो होगा, बैंगनी या नीला रंग जो होता है वो ज़्यादा प्रकीर्णित होता है। जो ज़्यादा प्रकीर्णित होगा वो ज़्यादा फैलेगा और हमें वही दिखाई देगा। तो आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले या बैंगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो अगर हम चंद्रमा से जाकर देखें तो आकाश हमें कैसा दिखेगा? काला दिखेगा, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल व्याप्त नहीं है। तो चंद्रमा से देखने पर हमें आकाश जो है ना वो काला दिखाई देगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक पारदर्शी माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम है यानी जिसके आर पार देखा जा सके, दूसरे पारदर्शी माध्यम में उसमें प्रवेश करना है। एक पारदर्शी माध्यम से हमें दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करना है। तो एक प्रकाश किरण के लिए मान लीजिए कि ये हमारा पारदर्शी माध्यम ऊपर एक है और नीचे पारदर्शी माध्यम 2 है। अब प्रकाश को एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाना है, तो बताया गया कि यहाँ पर बनेगा इसका आपतन कोण, यहाँ पर क्या बनेगा? आपतन कोण, और इधर कहीं प्रकाश की किरण जाएगी तो इसका बन जाएगा अपवर्तन कोण। तो वही कहा गया कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो आपतन कोण का मान, जो आपतन कोण होता है उसका मान जो है ना अपवर्तन से कम हो, यानी कि जो अपवर्तन वाला मान है, जो आर का मान है, अपवर्तन कोण का मान जो आर का मान है वो आपतन कोण आई से ज़्यादा हो, अधिक हो। तो प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है? यानी कि ये कहा जा रहा है प्रकाश की किरण माध्यम 1 से चलकर माध्यम 2 में गई तो आई का मान यहाँ पर कुछ आएगा और आर का मान कुछ आएगा। तो आर का मान जो है आई से ज़्यादा कब होगा? जब प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हटेगी। तो ऐसी कंडीशन कब होती है? तो जब प्रकाश की किरण हमारी अविलंब से दूर होती है। तो इसका रीज़न होता है कि प्रकाश जो है ना वो सघन से विरल में गया है। कहाँ से गया है? सघन से विरल में गया है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, कहाँ से? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण आई की तुलना में अधिक होता है, यानी आर का मान अधिक होता है। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 2 के जो इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है वो कवर हो जाते हैं। तो आप लोगों को मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम विद्युत चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।